महाराणा उदय सिंह। पहली बात तो यह याद रखनी है कि ये जो महाराणा उदय सिंह है, इसका लालन पालन या पालन पोषण कहां पर हुआ था? बताओ कहां पर हुआ था? कल बताया था मैंने आपको कि जो महाराणा उदय सिंह है, इसको पन्ना रिहाई कौन से किले में लेकर चली गई थी? कुंभलगढ़ या कटारगढ़? एक माई है कुंभलगढ़ में, यहां पर लेकर चली गई थी। और इस समय कुंभलगढ़ के किले का किलेदार कौन था? कुंभलगढ़ के किले में जिसके सानिध्य में इसको रखा गया था वो कौन था? उसका नाम था आशा देवपुरा। आशा देवपुरी नहीं, आशा देवपुरा। ये इसको शरण देता है, पन्ना जाए बचाकर लेकर जाती है और आशा देवपुरा इसको शरण दे देता है। 3-4 साल निकल गए। उसके बाद में धीरे धीरे लोगों को पता इस प्रकार चलता है कि यह उदय सिंह है, लेकिन पन्ना जाए बता रही है कि मैंने मेरे पुत्र चंदन का बलिदान दिया था और उदय सिंह को यहां लेकर आई थी। लोगों ने विश्वास नहीं किया इस बात पर। क्यों नहीं करते विश्वास? अक्सर उस समय धोखाधड़ियां हुआ करती थी। लोग ये देख रहे थे कि क्या पता पन्ना जाए झूठ बोल रही है, इसने उदय सिंह को मरवा दिया और अपने पुत्र चंदन को शासक बनाना चाहती है। उसके बाद में इसके ननिहाल वालों को बुलाया। उदय सिंह का ननिहाल कहां पर था? मैंने आपको बताया था ना, इसकी माता कर्मावती हाड़ी राजकुमारी थी बूंदी की, तो इसका ननिहाल कहां पर था? बूंदी में था। बूंदी से रतन सिंह हाड़ा इसका मामा था, और रतन सिंह हाड़ा इसको बुलाया और इसने देख कर कहा हाँ भाई सही बात है, यह मेरा भांजा ही है, हमारे पास में खूब रहा है और अब ये यहां पर है, तो फिर क्या इसको शासक बनाना चाहिए। फिर सहायता करने वाला कोई था नहीं। उदय सिंह नाबालिग था, उम्र कम थी, और वो बात मैं आपको महाराणा प्रताप में बताऊंगा कि जो महाराणा प्रताप को हम पढ़ेंगे तब उसका जन्म होगा उसी 1540 में महाराणा प्रताप का जन्म हो जाता है। 1536 में मैंने आपको यह बताया था कि 1536 में विक्रमादित्य की हत्या हो जाती है। जब विक्रमादित्य की हत्या होती है उस समय उदय सिंह की हत्या हो रही थी और पन्ना जाए इसको गोद में उठाकर चली गई थी। तो इतना छोटा भी नहीं था कि 1536 में जिस आदमी को गोद में उठाकर कुंभलगढ़ पहुंचाया जाए और 1540 में उसके खुद के बेटा हो जाए, तो ये 4 साल का डिफरेंस जचने वाली बात है नहीं। लेकिन फिर भी अपने को जैसा लिखा हुआ मिला हमने वैसा पढ़ लिया। अब जब इसको वहां ले जाया जाता है और ले जाकर जब वो योग्य हो जाता है और सभी सामंतों को, मेवाड़ के जितने सामंत थे उनको बुलाया जाता है, देखा जाता है कि भाई ये बात सही है, तो कहा भाई हमारा शासक है अभी उदय सिंह, महाराणा सांगा का वंशज जीवित है, तो हमें शासक बनाना चाहिए। अब इसको शासक बनाने की बात आती है। इस समय साथ देने वाला मारवाड़ का शासक था एक, और इस मारवाड़ के शासक का नाम था मालदेव। कल बताया था मैंने आपको मालदेव के बारे में 2-4 बात, और बागा बारमली की कहानी यहीं से जुड़ी हुई थी। मालदेव ने कहा मैं आपका साथ दूंगा, और मालदेव के सहयोग से उदय सिंह बनवीर के साथ में एक युद्ध लड़ता है। उस युद्ध का नाम था मावली का युद्ध। और मावली का युद्ध कब होता है? 1540 में। मावली का युद्ध 1540 में होता है, और इसी समय इस युद्ध में बनवीर को पराजित कर दिया था। कुछ इतिहासकार बताते हैं कि बनवीर के साथ में नहीं हुआ था ये युद्ध। बनवीर का कोई बेटा था जिसका नाम था जैसा, इस जैसा के साथ में हुआ था। हो सकता है जैसा के साथ में हुआ होगा, जैसा के साथ में यह युद्ध होता है या बनवीर के साथ में यह युद्ध होता है। इस युद्ध में यह पराजित हो जाते हैं और एक बार के लिए पुनः मेवाड़ पर यह सत्ता स्थापित हो जाती है। और जैसे यह सत्ता स्थापित होती है, मेवाड़ के महाराणा यहां पर खुश हो जाते हैं। ये जो मालदेव है, मालदेव, इसने खूब सहयोग किया और लंबे टाइम तक यह सहयोग करता रहा। आगे चलकर बात बिगड़ जाती है। बिगड़ती किस प्रकार है कि उदय सिंह की पत्नी थी, इस पत्नी की बहन थी, तो इसका क्या रिश्ता हो गया उदय सिंह के साथ में? साली होगी। अब उदय सिंह की पत्नी या उदय सिंह की पत्नी की बहन, आई सेम बात मालदेव और मालदेव की पत्नी। अब मालदेव की पत्नी में बैठे कौन राखनी है कि सर उमादे, हाँ उमादे ही पत्नी, इसी बात को नहीं और भी तो ही काला बात भी था ना बताई कि जब उमादे वापिस आन लाग रही
बी टाइम में बिंग और पत्नियां ऑब्जेक्शन करियो कि अब क्यों आने लग रही है तू वापिस। और बिंग बाद में आसानंद जी ने भेजो कि आसानंद जी थे जिया क्या जाके बिन रोको, यदि बाहर आ जाओगी फिर हमारी छुट्टी हो जाएगी, पटरानी बाह बन जाएगी। तो एक खातिर इनकी कोई और पत्नी। अब देखो ई पत्नी की बहन तो आ मालदेव की साड़ी होगी, और बिया भी मालदेव आ काम हम थोड़ा सा लो पर ज्यादा हो। एक दिन सास रह गए और सास रह जाए बाद में इन डोरा गिरना चालू कर दिया साड़ी का नहीं, और फिर डिमांड कर दी ससुरा ने कहो मैं मेरी लुगाई जद ले जाऊंगा जद छोट की को ब्याह मेरे साथ और करसी नहीं इन ले जाऊंगा कौन। वो बोले देखो महाराज यहाँ कौन नहीं हो उसके। और फिर भी मालदेव डील को डाकी आदमी भी सामने भी कौन करे, बोले ठीक है बाप दे देंगा तो ले जा दोनों ले जा। ये बात को ऑब्जेक्शन मालदेव की पत्नी उठायो कि मेरे आदमी को ब्याह मेरी बहन का सागर नहीं होना चाहिए। आपके पापा ने कहो पापा अभी भी बच कहां किया, उदय सिंह का मैसेज पहुंचा दो जो को मेवाड़ को शासक है। उदय सिंह ने मैसेज करो उदय सिंह शादी करेंगे। उदय सिंह बोलो तैयार बैठे हो। अब उदय सिंह उठियो मालदेव की साड़ी के सागे ब्याह करिए कौन उदय सिंह। उदय सिंह ब्याह करियो, मालदेव नाराज हो गयो, बोले मौको मिलने दे, मेरी साड़ी सागर तू ब्याह कर गए छोड़ू कौन। ई खातर आन दोनों के बीच में खतरनाक विवाद चलियो। और ई विवाद ने देख के थोड़ा सो आगे एक पॉइंट मिला, और वो पॉइंट हो हरमाड़ा का युद्ध 1557 में। हरमाड़ा है भैया, हरमदा नहीं है, हरमाड़ा। हरमाड़ा को युद्ध हो वो हाजी खान का साग है, हाजी खान पठान। हाजी खान पठान का एक हाथी हो, भी हाथी को नाम हो दरियावजोश हाथी, दरियावजोश हाथी। हाथी दिखने में बहुत ज्यादा सुंदर। उदय सिंह गए यार वो हाथी दे दे। हाजी खान मना कर दियो, ना ना साहब हाथी कौन दे, क्यों कौन दे, मन पसंद आ गया मैं वो हाथी लेके जाऊंगा। तो ले जा भाई तेरी ज्यादा इतनी हिम्मत है तो बोल लड़ाई लड़ने खातर तैयार हो जा, आप युद्ध लड़ाएंगे कौन सो हरमाड़ा को युद्ध। कोई बात को नहीं। अण मालदेव को मैसेज कर दियो, मालदेव यार मेरे साथ देने खातर आ। बोल क्या बात होगी, मेरे कने एक हाथी यार उदय सिंह मांगने लाग रही है, बस मौको तो देखने लाग रही हो, क्यों वो साड़ी बजा के लेडी बिंगी ये साड़ी वाला बदलो लेने खातर आ गयो मैदान के अंदर। हाजी खान को साथ दियो और इन युद्ध के मैंने उदय सिंह हार गयो। उदय सिंह की हार हो जाती है, कोई लंबी चौड़ी बात है नहीं ज्यादा, उदय सिंह हार जाता है। 1559 की बात है। 1559 में उदय सिंह ने एक नया शहर बसाया था, कौन सा, उदयपुर। मेवाड़ की राजधानी बनाई थी कहां पर, उदयपुर में। उदयपुर मेवाड़ की अपने राजस्थान की कौन सी राजधानी है, वर्तमान में राजस्थान की राजधानी कौन सी है, पक्की बात है, बताओ अगला प्रश्न। कदमणी, चौथा एकीकरण में, एकीकरण एक ही हो, चौथा कौन हो। हाँ सही है, एकीकरण का चौथा चरण में, चौथा एकीकरण में नहीं, एकीकरण को चौथा चरण 30 मार्च 1949। और जयपुर। राजस्थान की पहली राजधानी कौन सी, राजस्थान की पहली राजधानी, भारत की राजधानी खटा है, पक्की बात है, कदमणी बताओ। यह बात गुरुजी पढ़ासी के थान क्लास में आगे, यह बात गुरुजी पढ़ाएगा। भारत की राजधानी खटा है, राजस्थान की राजधानी खटा है, कहते तीसरी क्लास का टाबर हो कि थाने एक चीज पढ़ानी पड़े, इतो ही बेरो है। राजधानी जयपुर है, भारत की दिल्ली है। कदमणी क्या खातर मणि, 1911। हाँ बेटा, संवैधानिक राजधानी भारत शासन अधिनियम के दौरान 1911 में बनी थी। लेकिन मेरा प्रश्न यह नहीं है कि संवैधानिक कब बनी थी, सीधा सही प्रश्न है कब बनी थी। बस संवैधानिक हो चाहे बगैर संवैधानिक हो। 1206 में नहीं थी, 1206 में भारत की राजधानी लाहौर थी, 1210 में बनी थी। इल्तुतमिश सबसे पहले भारत की राजधानी के रूप में दिल्ली को स्वीकार करता है 1210 में। 1206 में भारत की राजधानी लाहौर थी, भारत की पहली राजधानी लाहौर थी। उससे पहले भारत जनपदों में बंटा हुआ था और उसकी अलग अलग राजधानियां हुआ करती थी। एक भारत को, अखंड भारत को एक नेतृत्व के अंदर देखा जाए तो मुसलमानों ने स्वीकार किया था, और मुसलमान इसको सबसे पहले दिल्ली राजधानी बनाते हैं जो 1210 में बनी थी। और दिल्ली से पहले राजधानी भारत की लाहौर हुआ करती थी। क्यों 15 अगस्त 1947 के बाद में देखते हैं हम, इससे पहले की बात तो देखते नहीं है। 15 अगस्त 1947 को भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था, इससे पहले लाहौर अपना ही था, पाकिस्तान इस्लामाबाद सारा अपना था। इसलिए पहली राजधानी कुतुबुद्दीन ऐबक बनाता है, वो लाहौर को बनाता है। दूसरी बनती है 1210 में इल्तुतमिश दिल्ली को बनाता है, और संवैधानिक राजधानी बनती है 1911 भारत शासन अधिनियम के दौरान। अच्छा, राजस्थान की पहली राजधानी अलवर थी। राजस्थान की पहली राजधानी कौन सी थी, अलवर थी। दूसरी राजधानी कौन सी थी, राजस्थान की दूसरी राजधानी जो है वो कोटा थी। कौन सी थी,
कोटा। तीसरी राजधानी कौन सी थी? उदयपुर थी। तीसरी राजधानी कौन सी है राजस्थान की? उदयपुर। और चौथी और स्थायी राजधानी कौन सी है? जयपुर। जयपुर 30 मार्च 1949। एकीकरण का चौथा चरण। उदयपुर शहर की स्थापना करता है तथा यहां पर एक झील बनाता है। कौन सी झील? राजस्थान में जिलों की नगरी किसे कहा जाता है? उदयपुर को कहा जाता है, इसलिए यहां पर कई सारी जिलें बनी हुई है। हमने मेवाड़ की पढ़ ली, 2-3 झील तो और पढ़ेंगे 2-3 आगे, जब मेवाड़ को पूरा करेंगे तो इसमें ये तमाम बातें अपने को याद रखनी है। ठीक है, उदय सिंह के बारे में ज्यादा अपने को कुछ याद रखना नहीं है। एक बात और रखनी है याद कि उदय सिंह के समकालीन दिल्ली का जो शासक था उसका नाम था अकबर। मुगल शासक था अकबर, और इस अकबर ने आक्रमण किया था उदय सिंह पर। मैं आपको एक बात बताऊं, लास्ट तो है 1570। 1570 में आपने पढ़ा होगा कि अकबर ने नागौर में दरबार लगाया था, जिसे कहा जाता है नागौर का दरबार। इस समय राजस्थान में अकाल पड़ रहा था और राजस्थान राजपूतों के अंडर में था। अब अकबर आया और अकबर ने आकर सारे राजपूतों को मैसेज पहुंचाया कि हम एक मीटिंग कर दिया नागौर में, और आप सारे इस मीटिंग में आओ और आकर हम देखते हैं कि अकाल राहत कार्य कौन कौन से चलाए जाने चाहिए। यह बात बताई। आए बेचारे सारे। अब आते का अकाल वाली बात तो बाद में करेंगे, पहले तो आप में से यह बताओ कि अधीनता स्वीकार कौन कौन कर रहा है। तो आपसे मैं एक प्रश्न पूछूं कि अकबर की अधीनता स्वीकार करने वाला राजस्थान का पहला राजपूत शासक कौन था? अकबर की अधीनता स्वीकार करने वाला राजस्थान का पहला राजपूत शासक कौन था? कौन था? थे? हाँ, आमेर को शासक, नाम हो बारमल। आमेर का शासक बारमल। आमेर का शासक बारमल। और एक प्रश्न और है, राजस्थान का वह राजपूत शासक कौन था जिसने मुगलों के साथ में सबसे पहले वैवाहिक संबंध बनाए थे? ओयो किंगो ब्याह करियो, जोधा भाई को घर का भाई को एक ही नाम हो ना, अलग अलग हो? बिंगो नाम हो। चलो मान ली थारी बात। वो नाम बताओगे थे? और एक नाम और बोलिया नहीं, वो क्या नाम हो? जोधा भाई। गलती थारी को नहीं, गलती है भारत की सरकार की। जब टीवी सीरियल पर दिखाने का तर खुली छूट दी कि जोधा अकबर सीरियल दिखाओ। मैं को अकबर का जोधा नाम की कोई लुगाई को नहीं, किंग की बेटी या बारमल का जोधा नाम की कोई छोरी को नहीं। इसका नाम था हरका बाई। ये जो जोधा बाई है या जोधा दे है, ये मारवाड़ की राजकुमारी थी। कहां की राजकुमारी थी? मारवाड़। इसके पिता का नाम था मोटा राजा उदय सिंह। क्या नाम था? मोटा राजा उदय सिंह। ये जो मोटा राजा उदय सिंह है, इसने अपनी लड़की इस जोधा बाई का विवाह अकबर के बेटे जहांगीर के साथ में किया था। अकबर के बेटे जहांगीर के साथ में किया था। और इसके पास में उपाधि थी जगत गोसाई की। कौन सी उपाधि थी? जगत गोसाई की। और हरकाबाई के पास में उपाधि थी मरियम उजमानी की। मरियम उजमानी। बताओ ये दोनों एक ही थी क्या? पहली बात उतारी हटे, क्लियर कर दी मैं कि आमेर के शासक बारमल के जोधा नाम की टिंगरी कोनी और अकबर के जोधा नाम की लुगाई कोनी। खटे था लिखो। हाँ, आजकल कई किताब वाला लिखने लग गया जोधा अकबर। ना ना, सिर्फ और सिर्फ टाबरंग रील ब्रेडी है, जोधा अकबर सीरियल दिखा के। गलती थारी को नहीं, पूरा भारत देखा भी सीरियल है जोधा अकबर, जोधा अकबर। एक लुगाई को नाम हो रहा है, मैंने मामन का सुने होगे? सुने नहीं? हाँ, मन ध्यान है थारे सगले देखे महाम अनगा। और इनको नाम बताओ बिंग अंदर महामंगा। ठीक है, सीरियल के अंदर इनको क्या नाम बताओ? महामंगा। इनको वास्तविक नाम क्या हो? महामनगा। खटेगी महामनगा, अब फारसगी। महामनगा खटेगी फारसगी। ठीक है, तो एक तो यह बात अपने को अलग से याद रखनी कि अकबर का जोधा के साथ में कोई रिलेशन नहीं था। अकबर की पत्नी का नाम क्या था? हरका बाई था। तो आज के बाद में जोधा अकबर नाम को लेने में हरका अकबर ले ली उसे। ठीक है, और अब बात मैं थारी क्लियर कर दी कि जोधा अकबर की नाम की लुगाई को नहीं, बारमल गए जोधा के नाम की लुगाई को नहीं, बारमल गए बेटी को नहीं। ठीक है, अब देखो ये बारमल कर लेता है सारा काम। अगली बात हम पढ़ते हैं 1567-68 की बात है। 1567-68 में अकबर ने
आक्रमण करने का प्लान बनाया था मेवाड़ पर, कि भी मेवाड़ पर आक्रमण किया जाना चाहिए। क्यों? कि उदय सिंह उस नागौर के दरबार में दो आदमी नहीं पहुंचे थे। एक तो मेवाड़ का उदय सिंह नहीं पहुंचा था और एक मारवाड़ का चंद्रसेन नहीं पहुंचा था। ये दो आदमी नागौर दरबार में गए नहीं। चंद्रसेन गया तो था लेकिन उसकी रणनीति देखकर वापस आ गया था, अधीनता स्वीकार नहीं की थी। अब ये अधीनता स्वीकार करवाने के चक्कर में 70 तक इंतजार भी कर लेता है, पहले लड़ाई भी लड़ देता है, लेकिन बाद में भी मेवाड़ ने अधीनता स्वीकार नहीं की। लंबे टाइम बाद में जाकर होगी अधीनता स्वीकार, और वो भी थोड़े से समय के लिए होगी। देखो 1567 में इसने मेवाड़ पर आक्रमण किया। इस समय मेवाड़ महाराणा उदय सिंह यहां पर बैठा था और एक मीटिंग बनाई गई। उस मीटिंग में बात निश्चित की गई थी कि अब की बार लड़ाई हम वैसे नहीं लड़ेंगे जब पहले लड़ते आए थे। आधी सेना दुर्ग से बाहर रहेगी, आधी सेना दुर्ग में रहेगी। चलो ठीक है। चित्तौड़ के किले से उदय सिंह अपनी सेना लेकर चला गया गोगुंदा। उदयपुर के अंदर एक स्थान पड़ता है गोगुंदा, यहां पर चला गया था। चित्तौड़ का कार्यभार सौंपा था इसने अपने 3 सेनापतियों को। एक का तो नाम था जयमल, दूसरे का नाम था फत्ता और तीसरे का नाम था वीर कल्लाजी राठौर। ठीक है। अकबर आ गया चित्तौड़ के किले तक। अब उस चित्तौड़ का जो अपना किला है यह मेसा के पठार पर बना हुआ है और मेसा के पठार की चढ़ाई चढ़ जाता है, किले की तलहटी में जाकर बैठ जाता है। अब किले के अंदर घुसने का प्रयास कर रहा है लेकिन आसानी से नहीं घुस पाया। उसी समय अकबर एक बंदूक रखता था। अकबर की बंदूक का नाम था संग्राम। क्या नाम था? संग्राम। इस संग्राम नामक बंदूक से यह फायर करता है और वो फायर जाकर जयमल के पैर में लगता है, गोली लग जाती है और जयमल घायल हो जाता है और इसी समय लड़ाई छिड़ जाती है। अब जयमल जो ये उदय सिंह है ये तो गोगुंदा में है। चित्तौड़ का कार्यभार इन 3 आदमियों के पास में है। इनमें से एक घायल हो गया, बचे कितने? 2। अब जैसे लड़ाई शुरू होती है तो सब अपनी अपनी तलवार ढाल भाले ले लेकर निकल जाते हैं। ये जयमल चल नहीं सकता, इसके पैर में गोली लगी हुई है। ये बैठा बैठा रो रहा था कि आज दुश्मन के साथ में लड़ने का मौका मिला, मुगलों के साथ में लड़ने का मौका मिला। एक आधे को तो मारता कम से कम, लेकिन कैसे मारूं, चल नहीं सकता। इसी समय ये वीर कल्लाजी की नजर पड़ती है जयमल पर और यह जाता है जयमल के पास में कि अंकल आप रो क्यों रहे हो? तब इसने कहा था कि मैं चल नहीं सकता, मेरे पैर में गोली लगी हुई। इसने कहा मेरे कंधों पर बैठो। बिठा के कंधों पर 2 तलवार दे दिया हाथ में के सामने आए उनको काट दो। 2 इसके हाथ में थी। इसीलिए इस वीर कल्लाजी को राजस्थान में कहा जाता है 4 हाथों वाला देवता। 4 हाथों वाला देवता। इसको किसका अवतार माना जाता है? याद रखना है, इसे शेषनाग का अवतार कहा जाता है। शेषनाग का अवतार किसे कहा जाता है? कल्लाजी को कहा जाता है। ठीक है। शेषनाग का अवतार, शेषनाग का अवतार कहा जाता है। राजस्थान में ऐसे कितने देवता है जो किसी न किसी का अवतार माना जाता है? 5। कौन कौन से बताओ? गोगा जी, रामदेव जी, बाबू जी, और बताओ। 3 ही हुए, 5 पूरे करो। देवनारायण जी, हेलो देवनारायण जी, और बताओ। एक कल्ला जी हो गया, और बताओ। यही है कि 5? राजस्थान में वह देवता जिनको किसी न किसी का अवतार माना जाता है, रामदेव जी। ठीक है, बैठे बताया जगह गलत है, मैं यही लिख दिया। ठीक है, रामदेव जी, दूसरो है बाबू जी, तीसरो है कल्ला जी और चौथो है देवनारायण जी। किसे हो गया सारा वेब दिखा दे, मैं चिंता ना करो थे। अब बात है कि किन किन का रामदेव जी क्या अवतार माने जी? 4 ही उसी। रामदेव जी को किसका अवतार माना जाता है? कृष्ण जी का। बाबू जी को किसका अवतार माना जाता है? लक्ष्मण जी का। कल्ला जी को किसका अवतार माना जाता है? शेषनाग का। और देवनारायण जी को किसका अवतार माना जाता है? विष्णु का। ठीक है, कितने ऐसे देवता है जो किसी न किसी के अवतार माने जाते हैं? वो 4 देवता है। कृष्ण जी का अवतार रामदेव जी है, लक्ष्मण जी का अवतार बाबू जी है, शेषनाग का अवतार कल्ला जी है और विष्णु जी का अवतार देवनारायण जी है। ये गोगा जी, गोगा जी का अवतार शेषनाग का नहीं है। गोगा जी स्वयं नागवंशीय चौहान राजपूत थे। शेषनाग का अवतार नहीं माना जाता है गोगा जी को। सिर्फ 4 ही ऐसे देवता है जो किसी न किसी का अवतार माना जाता है। सीधा सा प्रश्न आएगा निम्न में से शेषनाग का अवतार किस देवता को कहा जाता है? यहां से सीधा ही प्रश्न आता है। कृष्ण जी का अवतार किसे कहा जाता है? या रामदेव जी को किसका अवतार माना जाता है? देवनारायण जी को किसका अवतार माना जाता है? इस प्रकार प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, आप जहां भी देखो वहां देख सकते हो, यही बात है। अच्छा, अब हम बढ़ते हैं आगे।
इस लड़ाई के अंदर जैमल, फत्ता और वीर कल्लाजी, ये तीनों सेनापति लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। इस फत्ता की पत्नी थी जिसका नाम था फूलकंवर, और ये जो फूलकंवर है ये महिलाओं के साथ में अग्नि जोहर करती है। अकबर ने यहाँ पर 40,000 निर्दोष हिंदुओं को कटवाया था। इसीलिए 1567-68 का अकबर का मेवाड़ या चित्तौड़ का अभियान अकबर के जीवन का अमिट कलंक माना जाता है, कि जो कलंक कभी न मिट सका वो था चित्तौड़ का अभियान। और इस समय भयंकर तरीके से यह लड़ाई लड़ी जाती है। उदय सिंह बच जाता है। उदय सिंह सुरक्षित गोगुंदा के अंदर था, और वहीं पर उदय सिंह के बेटा होता है जिसका नाम हमने रखा था, नहीं इसे कुंभलगढ़ में हो गया था बेटा, तो इसका गोगुंदा में नहीं हुआ था, ठीक है, महाराणा प्रताप। और उदय सिंह मरने से पहले जब मृत्युशैया पर था या मरने वाला था, तब उत्तराधिकार युद्ध के अंदर, उत्तराधिकार के अंदर ये सिस्टम में थोड़ा सा गड़बड़ करके जाता है। इसमें महाराणा प्रताप को शासक नहीं बनाया था, और महाराणा प्रताप से पहले इसका एक बड़ा बेटा था उसको शासक बना दिया था। हालांकि महाराणा प्रताप इसके अंतिम संस्कार में शामिल था। पहले यही हुआ करता था कि जो बड़ा बेटा होगा या जो उत्तराधिकारी होगा वो अंतिम संस्कार में भाग नहीं लेता था, और अन्य जो बेटे होते थे वो अंतिम संस्कार में जाते थे। उदय सिंह की जब मौत होती है तो महाराणा प्रताप तो वहां पर गया हुआ था, और इसका जो और बेटा था उसको वहां पर मेवाड़ के अंदर शासक बना दिया था जिसका नाम था जगमाल। मैं देखो दो बात जगमाल की बता देता हूं, उसके बाद में हम बढ़ेंगे आगे। जगमाल को इसने उत्तराधिकार घोषित कर दिया कि आप मेरे मरने के बाद में मेवाड़ के शासक बनोगे, और उदय सिंह की हो जाती है गोगुंदा में मृत्यु। और उदय सिंह जब गोगुंदा में था और वहां पर मृत्यु हो जाती है तब अंतिम संस्कार किया गया। और इसी समय ये जो जगमाल है इसका राज्याभिषेक करवाया जा रहा था। वहां पर अंतिम संस्कार चल रहा है और यहां पर इसका राज्याभिषेक चल रहा था, और वहां पर आए हुए थे मेवाड़ के बड़े बड़े सामंत जो उदय सिंह के अंतिम संस्कार में शामिल थे। उसने कहा मेवाड़ चारों तरफ से घिरा हुआ है, दुश्मन घेरा डालकर बैठे हुए हैं, कभी मुगल आक्रमण कर देते हैं, कभी गुजरात वाले आ जाते हैं, कभी मालवा वाले आ जाते हैं, और इसी समय हम इस जगमाल को शासक बना रहे हैं जो एक अयोग्य शासक है। और यदि अब आज हम राणा प्रताप को शासक बना दे तो बात बन जाए अपनी। प्रताप एक योग्य लड़का है और युवा है, खतरनाक तरीके से लड़ भी सकता है, और गोगुंदा में इस प्रकार प्रताप का राज्याभिषेक करवा दिया जाता है। जैसे गोगुंदा में राज्याभिषेक होता है और इधर से जगमाल का राज्याभिषेक होता है। जब ये अंतिम संस्कार को कंप्लीट करके मेवाड़ के दरबार के अंदर आए थे तब आकर देखा तो ये बैठा था राजगद्दी पर, तब इसको नीचे उतारा और नीचे उतारकर महाराणा प्रताप का विधिवत रूप से राज्याभिषेक किया। जब महाराणा प्रताप का विधिवत रूप से जो राज्याभिषेक है वो होता है कुंभलगढ़ के किले में, ठीक है, थोड़ा सा याद रख लेना, कुंभलगढ़ के किले में इसका विधिवत रूप से राज्याभिषेक किया जाता है। 1572 से लेकर 1597 तक इसका शासनकाल था। राणा प्रताप 1572 से 1597। राणा प्रताप को बाद में पढ़ेंगे, पहले आपको लिखवा दूंगा पीछे वाला, लिखो फिर रिकॉर्डिंग बंद कर दो।